के साथ अनुष्का सिंह खबरों की ओर रुख करेंगे, पर उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। तेल के दामों में उछाल, तेल की कीमतें दिल्ली और कोलकाता में भी शतक मारने को बेहद करीब। दिल्ली में गर्मी से कुछ राहत, उत्तर भारत में तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट के अनुमान। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के इलेक्शन में बीजेपी का दबदबा, सीएम योगी बोले 2022 में जीतेंगे 300 से ज्यादा सीटें। बिहार में 24 घंटे में मिले 136 कोरोना संक्रमित, 7 जिलों में तो एक भी मामला सामने नहीं आया। ट्विटर ने दिल्ली एचसी को दी जानकारी, केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जल्द ही नियुक्ति किए जाएंगे शिकायत अधिकारी। तो चलिए अब रुख करते हैं खबरों का, जहां पहली खबर है पेट्रोल से जुड़ी। आपको बता दें कि तेल कंपनियों ने रविवार को एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी है, जिससे आम आदमी की परेशानी और बढ़ चुकी है। आम आदमी पहले से ही घटती आय के बीच महंगाई से जूझ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की खुदरा कीमत 35 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 99 रुपए 51 पैसे हो गई है। वहीं डीजल 18 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद अब 89.36 पैसे का हो चुका है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में अब पेट्रोल 100 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 93 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर है। पेट्रोल की कीमत दिल्ली और कोलकाता में भी शतक मारने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। कोलकाता में आज पेट्रोल 99 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर, डीजल 92 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं दूसरा मुंबई मेट्रो से शहर है, जहां पेट्रोल की कीमत इस वक्त 105 रुपए तक पहुंच चुकी है। नई बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल की कीमतें पूरे देश में सदी के निशान को मारने के बहुत करीब पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ शहरों और कस्बों में पेट्रोल की दर 100 रुपए प्रति लीटर के पार कब पहुंच चुकी है। 1 मई को 90 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर की कीमत से शुरू होकर अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर हो गई है। दुनिया कोविड-19 महामारी के बेहद खतरनाक दौर में है, जिसके डेल्टा जैसे स्वरूप अधिक संक्रामक इस वक्त हो चुका है और वक्त के साथ ये लगातार बदल रहा है। ये कहना है विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक का। आपको बता दें, उन्होंने दुनिया को आगाह किया है कि जिन देशों में कम वैक्सीन लगी है लोगों को, वहां अस्पतालों में फिर से मरीजों की संख्या अब बढ़ने लगी है। WHO महानिदेशक का मानना है कि मास्क लगाना, सामाजिक दूरी का पालन करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचना और घर को हवादार रखने की पर्याप्त व्यवस्था इस वक्त बहुत जरूरी है। उन्होंने दुनिया भर के नेताओं से अगले साल तक हर देश में 70% आबादी को कोविड-19 निरोधी वैक्सीन लगाने का आग्रह किया है। उन्होंने नसीहत दी है कि इसके लिए एक साथ हमें प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि महामारी को खत्म करने, लोगों की जान बचाने, वैश्विक आर्थिक बहाली और खतरनाक स्वरूपों को पैदा होने से रोकने का ये सबसे अच्छा तरीका है। इस सितंबर के अंत तक हम नेताओं से सभी देशों में कम से कम 10% लोगों को वैक्सीन लगाने का अनुरोध कर रहे हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन बारिश से लोगों को लू और गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली में आज भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पहले ही अंदाजा जताया था कि 2-4 जुलाई के बीच तेज प्री मानसून वाली बारिश होगी। वहीं 7 से 10 जुलाई तक मानसून के पहुंचने की भी संभावना लगाई जा रही है। आज अधिकतम और न्यूनतम तापमान आपको बता दें कि 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है। वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में अभी भी पारा चढ़ा हुआ है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो करौली में दिन में अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पंजाब में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों में लू का असर कम हो गया है और आगामी 5 दिन लू चलने की संभावना नहीं है। आगामी 5 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है।
दूसरे लॉकडाउन में साइबर अपराधियों ने ठगी के सैकड़ों वारदातों को अंजाम दिया है। दिल्ली में हजारों लोगों के साथ ठगी की गई और इस बार ठगी के लिए इन साइबर क्रिमिनल्स ने उन लोगों को निशाना बनाया जिनके अपने कोरोना से लड़ रहे हैं। साइबर अपराधियों ने ऑक्सीजन सिलेंडर और कोविड की दवाइयों के नाम पर लोगों को चूना लगाया। दिल्ली पुलिस ने इन शातिर ठगों से लोगों को बचाया भी। अगर आंकड़ों की ही बात करें तो दिल्ली पुलिस ने 1 करोड़ 19 लाख रुपए लोगों के डूबने से बचाए हैं। दरअसल दूसरे लॉकडाउन के दौरान दिल्ली पुलिस ने एक साइबर फ्रॉड के लिए हेल्पलाइन शुरू की थी। इसका मकसद था कि लोगों को इन साइबर क्रिमिनल्स से बचाना। जैसे ही साइबर हेल्पलाइन पर पुलिस को कोई ठगी का कॉल मिलता था तो पुलिस अकाउंट से ट्रांसफर हुए पैसों को बैंक वालों से बात करके रुकवा लेती थी। यही वजह है कि पुलिस ने 1 मई से 27 जून तक दिल्ली की जनता के 1 करोड़ 19 लाख रुपए ठगने से बचाए। आम आदमी पार्टी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मौजूदगी में आज तेज तर्रार अधिकारी और पीसीएस संघ के अध्यक्ष रहे हरिशंकर पांडे ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान संजय सिंह ने योगी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश की सरकार ब्राह्मणों के साथ अन्याय कर रही है। लोगों को पुलिस का डर दिखाकर चुप कराया जा रहा है। अगर कोई सरकार के खिलाफ आवाज भी उठाता है तो उस पर मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी किसी भी ऐसे उम्मीदवार को टिकट नहीं देगी जिस पर क्राइम, करप्शन और कैलेंडर जैसे जुड़े कोई भी मामले चल रहे हो। अगर आपकी सरकार बनती है तो आर्थिक पैकेज लाने का वो काम करेगी। दिल्ली में हमारी सरकार ने तमाम मुद्दों पर काम किया है। हम दिल्ली मॉडल को यूपी में लागू करेंगे जिससे लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। लखनऊ में बिहार की एनडीए सरकार के मंत्री मुकेश साहनी का बयान सामने आया। इस बयान में मंत्री मुकेश साहनी ने कहा कि उन्होंने मछुआरे परिवार में जन्म लिया है और 2014 से निषाद समाज के अधिकार की वह लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में आरक्षण की लड़ाई होगी क्योंकि यूपी का रास्ता दिल्ली पहुंचता है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसदीय क्षेत्र में एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज कर ली है। सपा प्रत्याशी विजय यादव ने बीजेपी उम्मीदवार संजय निषाद को 74 वोटों से हरा दिया है। आजमगढ़ में सपा लगातार तीसरी बार जिला पंचायत अध्यक्ष पद की सीट पर कब्जा जमाने में कामयाब रही है। कुल 84 जिला पंचायत सदस्यों के लिए शनिवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक सख्त सुरक्षा घेरे में नेहरू हॉल में मतदान शुरू हुआ था। दोपहर 2:15 बजे मतदान खत्म होने के बाद 3 बजे वोटों की गिनती शुरू हुई, जिसमें सपा प्रत्याशी विजय यादव और संजय निषाद को वोट मिले, जिसके बाद विजय यादव ने जीत दर्ज की है। सबसे पहले तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया और हमें आजमगढ़ जिले, मजबूत जिले से हमें प्रत्याशी बनाया। और यहाँ के वरिष्ठ सम्मानित नेताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी हमें अपने बच्चे के स्वरूप में बहुत ही मजबूती के साथ हमारा साथ दिया। और अपने सभी जिला पंचायत सदस्यों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया ताकि आने वाले समय में हम उनके साथ कदम से कदम मिला के चलें। महोबा जिले में बुंदेलखंड क्रांति दल के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए डीएम को एक ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में सदस्यों द्वारा बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाए जाने की मांग की गई है। इस मौके पर सदस्यों के साथ बुंदेलखंड क्रांति दल के जिलाध्यक्ष प्रदीप राजपूत भी वहां मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अति पिछड़े और विकास की मुख्य धारा से अलग हुए बुंदेलखंड को जल्द अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जिससे बुंदेलखंड में विकास हो सके। उन्होंने कहा कि व्यापारी, युवा और रोजगार के मामलों में बुंदेलखंड इस वक्त काफी पिछड़ा माना जाता है, जिसका विकास अलग राज्य बनाए जाने के बाद ही संभव हो सकेगा। मैं बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए यहाँ पर ज्ञापन देने आई हूँ कलेक्टर साहब के यहाँ।
और हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया है, लेकिन उन्होंने इस बात पे कभी भी हम लोगों को वो नहीं दिया, रिस्पांस नहीं दिया। ना ही अभी तक कोई बुंदेलखंड राज बनाने के लिए कुछ भी हम लोग को स्वीकृति नहीं दी है। हम लोग चाहते हैं कि बुंदेलखंड राज बने। यूपी के औरैया में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा के कमल दोहरे ने जीत दर्ज की है। कमल दोहरे ने सपा प्रत्याशी को 4 वोटों से हरा दिया है। भाजपा प्रत्याशी की जीत से बीजेपी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। जिले में कुल 23 जिला पंचायत सदस्यों में से 13 वोट भाजपा को मिले, जबकि 9 वोट सपा प्रत्याशी के खाते में गिरे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जीत के इस मौके पर कहा कि बीजेपी सरकार ने दिए हुए वादों को पूरा किया है। ठीक वैसे ही आने वाले समय में जिला पंचायत अध्यक्ष कमल दोहरे अपने वादों पर खरा उतरेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। वो जो कुल वोट 23 हैं, जिसमें 22 वोट पड़े हैं और 22 में 13 वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल दोहरे के पक्ष में पड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी औरैया से विजयी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने मैं तो एक सामान्य परिवार से हूँ और मुझे उन्होंने उच्च सदन में स्थान देने के लिए सबसे पहले तो मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। स्थान दिया है तो मैं भी निष्ठा के पूर्वक निष्ठा से मैं हमेशा काम करती हूँ। कानपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी स्वप्निल वरुण को 25 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के राजू दिवाकर को सिर्फ 5 वोट मिले। जिला पंचायत अध्यक्ष पद में मिली जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि स्वप्निल वरुण पूर्व कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण की बेटी हैं। स्वप्निल वरुण की जीत पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें बधाई दी। सीतापुर जिले के लहरपुर कोतवाली इलाके में अधेड़ युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक आम के बाग की रखवाली कर रहा था, जहां उसने पेड़ से लटक कर फांसी लगा ली। ये पूरा मामला ग्राम केसरीगंज स्थित राम बाग का बताया जा रहा है, जहां बीती रात बाग की रखवाली कर रहे मेवाराम ने फांसी लगा ली। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि पीड़ित परिवार की तरफ से अभी तक कोई तहरीर उन्हें नहीं मिली है। अगर तहरीर मिलती है तो आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सुल्तानपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में दोबारा बीजेपी का डंका बजा है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रही उषा सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी अर्चना सिंह को 8 मतों से पराजित कर दिया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को सिर्फ 1 वोट मिला। आपको बता दें कि 11 बजे जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मतदान शुरू हुआ था। करीब 1:40 तक जिले के सभी 45 जिला पंचायत सदस्यों ने मतदान कर दिया था। करीब दोपहर 3 बजे काउंटिंग शुरू हुई, जिसमें 45 मतों में 2 मत अवैध पाए गए। 25 वोट भाजपा प्रत्याशी उषा सिंह को मिले, जबकि 25 आपको बता दें कि अर्चना सिंह को 17 ही वोट मिल पाए। हैरानी की बात तो ये रही कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही केशा यादव को सिर्फ 1 ही वोट मिला। चुनाव में उषा सिंह 8 मतों से विजयी घोषित की गई। वहीं चुनाव जीतने के बाद उषा सिंह काफी खुश नजर आई। उन्होंने कहा कि पिछले सालों में हमने जो विकास काम किए थे उसी का फायदा है कि हम इस चुनाव में जीते हैं। पूरे जनता को कहना चाहते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को कहना चाहते हैं, अपने सरकार को कहना चाहते हूँ, जो विकास हमने किया 5 साल पिछले वाले को उसकी सारी सबको बधाई। जीत का कैसा लग रहा है आपको? क्या जीत का कैसा लग रहा है? जीत को बहुत अच्छा लग रहा है। जीत के किसी को खराब लगता है, हमें भी अच्छा लग रहा है। कानपुर में फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आरोपी ने प्रगति ग्रीन एग्रो प्रोड्यूसर के नाम से एक कंपनी बनाई थी। उसके बाद आरोपी युवक 6 साल में पैसा ट्रिपल करने की स्कीम देकर लोगों से ठगी करता रहा। वहीं जब इस मामले की शिकायत पुलिस से की गई तो पुलिस ने इस मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं की। पुलिस ने दर्जनों पीड़ितों की से तहरीर लेकर मामला टाल दिया। मामले की जानकारी के लिए पुलिस आला अधिकारियों को फोन तक किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। वहीं ये पूरा मामला नौबस्ता थाना क्षेत्र के आवास विकास इलाके का बताया जा रहा है। कानपुर में मुस्लिम बाहुल्य इलाके में एक और परिवार पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। यहां पीड़ित परिवार का आरोप है कि इलाके में बहुसंख्यक मुस्लिम उन पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहे हैं,
जिसका विरोध करने पर आए दिन उनके साथ मारपीट की जाती है। पिछले दिनों भारी संख्या में जुटे लोगों ने उन पर पथराव भी किया था, जिस पर पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत डीसीपी से की। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार ने अपने घर के बाहर पलायन के साथ घर बिकाऊ भी लिख दिया है। आपको बता दें कि दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि बच्चों के झगड़े को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। मामला नौबस्ता क्षेत्र के चमनगंज का बताया जा रहा है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।